अस्सलामुअलैकुम। वेलकम वेलकम, आपका वेट कर रहा था मैं। देखो लेक्चर 104 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 का सफ़हा नंबर 947 है। मुझे कुछ लगता है सफ़ा आपने गलत नहीं लिखवाया, सही लिखा हुआ है। ओके, पेज नंबर 947 पे आए। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, पीएससी जिसको हम कहेंगे अब, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ट्रायल बैलेंस ऑन 30 जून। शुरू ही किया अभी सवाल, शुक्र है आ गए। ट्रायल बैलेंस एट 30 जून x4। फिर ट्रायल आ गया। सर ट्रायल वाला सवाल मसले कर रहा है, इसलिए तो ट्रायल वाला सवाल फिर करा रहा हूँ। सर एक वो भी रहता है, वो भी करवाऊंगा। मसले हल होते जाएंगे ना, मसले तो हल होने के लिए होते हैं। हाँ जी, मसला होगा तो हल होगा, मसला नहीं होगा तो हल कैसे होगा। सबसे पहला मसला ही क्या होता है, मसला है क्या। जब वो मसला आ जाता है सामने फिर अल्लाह उसका हल भी निकाल देते हैं। ठीक है, आपकी नहीं। अच्छा जी, FR2 की क्लास है आज। आप लोग चिल करें, ये सवाल करें, उसके बाद ढेर सारा होमवर्क लें, जाएं। हाँ, कल मैंने आना है, करीब वाले जैसे आप 2-4 कोई लाइब्रेरी में बैठा हो, वो मैं बता दूंगा मैसेज करके। आने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता नहीं रास्ते बंद हों, हालात कैसे हों, कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है या जो कोई आसपास पैदल आने वाला आ सकता है, करना सिर्फ ये होगा, जो स्टैंडर्ड्स हाईलाइट होने से रह गए मैं वो हाईलाइट करवा दूंगा। मैं मैसेज कर दूंगा स्टैंडर्ड लेके आएँ, और शायद कोई MCQ करवा दूँ। बिल्कुल इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, नॉर्मल क्लास अपनी जगह कायम है। लेकिन इसका होमवर्क मैं कल बता दूंगा या आज ही बता दूंगा, मैसेज करवा दूंगा। यानी NPO का टॉपिक तैयार करने के लिए अब एक सिटिंग में क्या सवाल करें। पिछला कैश फ्लो गुजरा है तो 2 छुट्टियां हैं, उसको कैपिटलाइज करके ये दोनों टॉपिक्स हम बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कैश फ्लो से पहले कौन सा टॉपिक किया था? बस ये 3 टॉपिक्स, तीनों का ही मैं रिवीजन प्लान आपको दे दूंगा कि ये सवाल एक सीटिंग में बैठो EPS कर डालो, एक सीटिंग में बैठो NPO कर डालो, एक सीटिंग में बैठो कैश फ्लो कर डालो। जो मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा वो भी ऐसे ही लेट के भी सुकून से आप, अच्छा हाँ ठीक है हाईलाइट कर रहे हैं, अच्छा हाँ, ये इस तरह के होंगे लेक्चर्स, उनमें मैं ज़्यादा मसला नहीं होने दूंगा। लेकिन वो चूँकि एक्स्ट्रा काम है तो मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं आ जाऊँ, बाइक पे आ जाऊँगा या साइकिल पे, किसी चीज़ पे, रास्ते बंद हुए तो आ जाऊँगा मैं इंशाल्लाह। यहाँ पे भी बच्चे जो करीब वाले हैं वो आके तो फिर हम हाईलाइट वगैरह कर लेंगे, स्टैंडर्ड्स को MCQs वगैरह अगर कर सके तो कर लेंगे। ठीक है, जो भी होगा वो अपलोड हो जाएगा। और वो ऐसा होगा कि वो आपकी संडे इज़ नॉर्मल वर्किंग डे, मार्क माई वर्ड्स। संडे को नॉर्मल वर्किंग डे है, और उस पर जब आप आएंगे तो इस क्लास के साथ ये जो मैं रिकॉर्डिंग करवाऊंगा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा। इसलिए रिलैक्स होकर उनमें से जो ले सकें ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट तो वो भी होंगे, लेकिन असल इंपॉर्टेंस होगी मुझे याद करवाना दानिश आपने। मैंने इनको रिवीजन के लिए तीनों टॉपिक्स के क्वेश्चंस बताने हैं, क्योंकि अब समझो प्रेप लीव शुरू है तो ये टॉपिक्स तैयार कर लेंगे। 2 छुट्टियां आ गई हैं, मुझे फाइनल का याद है। अपनी बात कर रहा हूँ, ऑडिट की तैयारी इस तरह से मुहर्रम की छुट्टियां आई थी और एक आधी छुट्टी साथ मतलब और मिली, और वो ऑडिट जो है वो पूरा मैंने तैयार कर लिया था उन 3 दिनों में, फाइनल की बात है। और वो ऑडिट मेरा उस टाइम में पास भी हो गया था, क्योंकि प्रेप लीव अभी शुरू नहीं थी हुई। मेरी मुहर्रम की छुट्टियों के बाद 3-4 दिन फर्म का काम था, उसके बाद मैं छुट्टियों भेजना था उन्होंने। उन 3-4 दिनों में मैंने बैठ के वो ऑडिट कर लिया था। तो टाइम मिल जाए ऐसे गनीमत है। अब प्रेप लीव जो आ गई, समझो प्रेप लीव शुरू हो गई, अब उसका इंतजार करना। आजकल उस मोड पे फिर लगे हुए हैं, प्रेप लीव में शुरू करते हैं, छुट्टियां हो तो शुरू करते हैं। नहीं भाई, आ गई हैं छुट्टियां, ये 2 छुट्टियां हैं, 3 टॉपिक तैयार करके साइड पे रखो। ठीक है ना, करोगे इंशाल्लाह। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोफेशनल क्लब। रिक्वायरमेंट है इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, चेंज इन नेट एसेट्स बनाओ, और फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ। ईयर एंड है 30 जून 2004। जनरल फंड ओपनिंग, फंड फॉर सपोर्टिंग यंग टैलेंट ओपनिंग, फंड फॉर जिम्नेजिंग एंड ट्रेनिंग ओपनिंग, फंड फॉर फ्रेंचाइज ओपनिंग। कमाल हो गई, 4 फंड्स आ रहे हैं। मैंने वैसे आपको बताया हुआ, देखें 10 सवाल भी कर लें, कॉन्सेप्ट तो वही है जो आपने कल लिया और आज ले लेना है। तो अब 10 तरह के सवाल आते रहें। सादा बात आपको बताई थी कि जनरल फंड, एंडोमेंट फंड और इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, ये फंड्स होते हैं, यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में आते हैं। उसके अलावा जो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड्स होते हैं वो जस्ट लाइक गवर्नमेंट ग्रांट लाइबिलिटी जिस तरह से होती थी उस तरह की ट्रीटमेंट है, यानी वो लाइबिलिटी आउटसाइड नेट एसेट्स, आउटसाइड फंड्स, आउटसाइड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, वो लाइबिलिटीज के अंदर आ रहे होते हैं। करंट नॉन करंट की वही ट्रीटमेंट है जैसे सीखी थी गवर्नमेंट ग्रांट के लिए। ओके, ठीक है ना। अब ये 4 तरह के फंड्स हैं। एक तो चलो नाम पता लग गया, जनरल फंड है, ये तो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स में,
सबसे हमारा मशहूर ज़माना फंड जो बचपन से शुरू से आ रहा था, 4 दिन सवालों में यही आता रहा, उसके बाद पता लगा वो गेम तो कुछ और है, ठीक है। तो जनरल फंड तो बहरहाल पहले भी था, अब भी है। बाकी 3 फंड्स के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया, इन्फॉर्मेशन बताएगा। फिलहाल ये तीनों भी फंड्स ही हैं, अब देखो कौन कौन से हैं पता लगेगा, लेकिन ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स, हाँ जी, और नेट का मतलब बुक वैल्यू गिवन है। इन्वेस्टमेंट्स, सवाल खामोश हो तो नॉन करंट समझा करो इनको। कैश फ्लो में भी मेरा यही है, कैश फ्लो के लिए भी यही उसूल है। क्या मतलब? कैश फ्लो में कभी वो खामोश नहीं होता, ठीक है ना। कैश फ्लो में खामोश नहीं होता था, वो बैलेंस शीट देता था ना, तो नॉन करंट और करंट की हेडिंग में से पता लग जाता था ये करंट है या नॉन करंट है। वहाँ पे भी अगर खामोश हो तो आप नॉन करंट ही अज्यूम कर लिया करो, लॉन्ग टर्म अज्यूम कर लिया करो इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है ना। ओके, बाकी किसी ने करंट में भी लिख दिया तो कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं हो जाएगा, लेकिन बेहतर यही है जो उसूल आपको बताया वो क्या है। अगर सवाल खामोश हो तो आप इन्वेस्टमेंट्स को नॉन करंट एसेट कहा करो। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई वजह होगी, नहीं तो कोई बात नहीं, आप नॉन करंट में कर देंगे, तो यही तो कह रहा हूँ। लेकिन होमवर्क वाला सवाल कौन सा? अब ये अच्छा, जो मैंने करवाना है और जो करवाना है उसको डिस्कस करेंगे ना, तब की तब देखेंगे। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंस। ये क्या मतलब? प्रीपेड भी एक्रूड भी? ओह, इधर चेक करो, इधर चेक करो, उन्होंने एक लाइन में ही काम चलाया। तो ये प्रीपेड 11 और एक्रूड 8 हो गया। और डेबिट प्रीपेमेंट एसेट होता है, डेबिट प्रीपेमेंट 8 है और एक्रूअल 11 है। जाग रहे हैं मेरे ख्याल से। कैश एंड बैंक है, फी फॉर सर्विसेज है। मैंने आपको कहा था कि एक होती है एनपीओ को जो डोनेशंस मिलते हैं और एक होती है एनपीओ ने सर्विसेज दी हैं और उसके अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन ली है। तो जो सब्सक्रिप्शन वगैरह होती है ये फी फॉर सर्विसेज कहलाती है, सब्सक्रिप्शन एटसेट्रा, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स, नेट प्रोसीड्स उन्होंने दे दी हैं, यानी कि फंड रेजिंग उन्होंने की है टूर्नामेंट से, इनकम्स भी होंगी एक्सपेंसेस भी होंगे, उन्होंने नेट करके आपको दे दिया है। और नेट आ किस तरफ रहा है? देखो ये स्केल इसलिए लेके जाना है पर्चे में, वैसे तो पर्चे के अंदर लाइनें लगा के देता है क्या, खुदा ना खास्ता ना लगा के दे, तो ये ना हो इधर वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे, फिगर्स ही गलत हो रही हो, लाइनें लगा रहे हो, टाइम ज़ाया कर रहे हो, तो एक स्केल साथ हो, ऐसे करके रखेंगे। फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स, नेट प्रोसीड्स 15 है, किस तरफ है? इसका मतलब नेट में इनकम बनी है, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस मतलब डोनेशंस, जिनको हम डोनेशंस कहते हैं, इनकम है बिल्कुल। लेकिन देखेंगे ना, ये कंट्रीब्यूशन अगर तो अनरिस्ट्रिक्टेड हुए तो जनरल फंड में जाएंगे, और अगर रिस्ट्रिक्शन वाले हुए तो उधर उधर जाएंगे। अगर चुप हुआ तो फिर अनरिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन चुप नहीं रहेगा आज सवाल, चुप नहीं रहता। नेक्स्ट, गवर्नमेंट फंडिंग, और ये क्या है? वही गवर्नमेंट ग्रांट, और कोई नई चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट वो जिसको हम लायबिलिटी कहते थे, नज़र भी आ रहा है क्रेडिट साइड पे, ओके, लायबिलिटी वही है, कोई नई चीज़ नहीं, मतलब वही अकाउंटिंग होगी इंशाल्लाह, देखेंगे इसकी बारी भी आएगी तो। इन्वेस्टमेंट इनकम, सैलरीज, रेंट और अदर एक्सपेंसेस, ठीक है जी, ओके, डन। इसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, छोटा सा सवाल है, मुश्किल से 1.5 घंटे में हुआ था। डोनेशन इनकम होती है अनलेस के वो डोनेशन किसी बिल्डिंग के लिए मिला है, वो फिर लायबिलिटी बनाएंगे, फिर बिल्डिंग बनेगी, फिर वो बिल्डिंग डेफिसिट होगी, फिर वो लायबिलिटी से इनकम में डालेंगे। डोनेशन आया है बिल्डिंग के लिए नहीं है, लेकिन अगले 5 साल के खर्चों के लिए है, फिर भी जब आया है इनकम नहीं बनाना, लायबिलिटी बनाना है। 5 साल खर्चे होंगे, 5 साल उसको भी इनकम में डालेंगे। वही गवर्नमेंट ग्रांट की जैसी इसकी अकाउंटिंग है, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज़ आपको समझाने जा रहा हूं, एंडोमेंट फंड। मैं हूं, अहमद है और हारून है, ठीक है जी। हम लोगों ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। मिसाल के तौर पे हम जो है वो एजुकेशनल सर्विसेज देते हैं, ठीक है जी। अब हम तीनों ने एनपीओ बनाई हुई है ये, ठीक है। और क्या नाम है आपका भाई? शहरियार भाई जो हैं ये हो गए, और इनके फिर चंद दोस्त और हो गए। खान साहब आपका क्या नाम है? हाँ, नाफे हो गया, शहरियार हो गया। इन लोगों ने भी इस एनपीओ से पढ़ा था, ये ठीक थे, अच्छे हालात वाले थे, लेकिन इन्होंने देखा था
कि उस ज़माने के अंदर लोगों के वहाँ पे काफ़ी टफ हालात भी होते थे, ये अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हो गए अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। तो शहरयार भाई ने सोचा कि यार आज अल्लाह ने मुझे जो दिया है इतना, तो मैं क्यों ना वहाँ पर जो बच्चे होते थे उनकी हेल्प करूँ। मैंने देखा था उनके हालात को। तो शहरयार और नाफे ये हमारे पास आए, हम 3 लोगों ने जो NPO बनाई हुई है, ठीक है ना। इन्होंने आके कहा कि सर हम आपको एक 100 रुपया डोनेट करते हैं। 100 के आगे सिफरें मर्जी से लगा लेना, मैं छोटी फिगर रखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। 100 रुपये आपको डोनेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि ये 100 रुपया आपने स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना। मैंने कहा यार फिर केड़ा डोनेशन है। मैंने कहा नहीं, हम ये कह रहे हैं ये 100 रुपया हमने आपको दिया, आप इस 100 रुपये को करें इन्वेस्ट, उससे जो इनकम आए उसको यूज़ करें, इस असल अमाउंट को नहीं छेड़ना, ठीक है। अब इसके साथ साथ और भी एडिशनल बातें हैं, लेकिन पहली बात ये कही इन्होंने जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या कि जो असल अमाउंट है उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है, उसको आपने परमानेंटली रखना है। तो एंट्री बनी, इसकी ये निशानी होती है कि इसकी एंडोमेंट फंड की लायबिलिटी है, ये भी हम पे लायबिलिटी है, पैसे दे के चले गए हैं, ठीक है। अब हमने संभाल के रखना है, और उनका है ये 100 नहीं छेड़ना। तो हमने एंट्री की कैश डेबिट और एंडोमेंट फंड क्रेडिट 100 रुपये से, ठीक है। ये मुझे क्या आया है, कंट्रीब्यूशन, ये हमें कंट्रीब्यूशन आ गया जी, डोनेशन कंट्रीब्यूशन आ गया हमें, ठीक है, हमारी NPO को मिल गया जी। अब हमने क्या किया, हमने 100 रुपये को इन्वेस्ट किया और उस पर आई 20 रुपये की इनकम, ठीक है। अब ये जाते जाते शहरयार और नाफे ये भी कह गए थे कि सर हम ये चाहते हैं कि ये हमारा जो फंड है एंडोमेंट फंड, ये फले फूले बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नफ़ा दे, नाम ही नाफे है उसका, है जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नफ़ा दे ये फंड। तो एक तो हम भी वक्तन फवक्तन आएंगे, अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो हम भी कुछ और कंट्रीब्यूटरीज को लेकर कंट्रीब्यूशंस लेकर आएंगे। लेकिन एक गुजारिश आपसे भी है कि जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम आए उसका 60% आप इसी फंड के अंदर डाल दिया करें, री इन्वेस्ट कर दिया करें, उसको भी परमानेंटली आपने कीप करना है, वो भी इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, जो 40% है उससे बच्चों की हेल्प शुरू कर दें। अब जाहिर सी बात है ये फंड बढ़ता जाएगा तो वो इनकम का भी वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और लोगों का, ठीक है ना, लेकिन असल चीज़ कायम रहे, ठीक है। तो हमने जो 20 रुपये कमाए, उन 20 रुपयों को इन्होंने क्या कहा, ओहो मिट गया, उन 20 रुपयों को इन्होंने कहा कि जी आप इन्वेस्ट करें और जो भी इनकम आए उसमें से 60% यानी 12 रुपये री इन्वेस्ट कर दें और बाकी 8 आप यूज़ कर लीजिएगा। मुझे यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो पैसे आ गए होते हैं, इनकम में पड़े होते हैं, वो बिजनेस NPO की इनकम्स में आ जाता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किस पे लगी, यानी एक तो कंट्रीब्यूशन पे रिस्ट्रिक्शन थी कि ये एंडोमेंट वाला है, और दूसरा इसकी इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आई उस इनकम पे भी रिस्ट्रिक्शन थी। हमने कहा कोई मसला नहीं, यानी जो कैश हमें इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम आई उसकी एंट्री होती है ना, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, तो सारा 20 इनकम में नहीं डालना, बल्कि कुछ कैश डेबिट और एंडोमेंट फंड, मैं यहाँ पे इनकम लिख लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट इनकम ये कितनी आ गई जी, 12 यहाँ पे, ठीक हो गया और सही है। मैंने कहा जी जितनी भी इन्वेस्टमेंट इनकम कमाएगा ये फंड, उसमें से 12 रुपये आपने इनकम एक्सपेंडिचर में यानी अपने खर्चों में इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ये भी आपने इधर री इन्वेस्ट कर देना, ठीक है जी। अच्छा, अब ईयर एंड पे देखो ग्रो कर गया, ये 112 पे पहुंच गया हमारा एंडोमेंट फंड। अब अगले साल ये आए, इन्होंने देखा अच्छा यार लोग भी काफ़ी खुश थे, वहाँ बच्चे भी, हेल्प भी हुई कुछ लोगों की, जाहिर है ये 8 रुपये लगे भी तो हैं ना, यूज़ भी तो हुए हैं, ठीक है। तो बच्चे भी बड़े खुश थे और उन्होंने देखा फंड भी अच्छा मैनेज हो रहा है, तो उन्होंने कहा ज़बरदस्त, हम मज़ीद कुछ कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। और शहरयार और नाफे साथ अपना ये 2 भाई, क्या नाम, आमिर रेहान, इनको भी तैयार करके ले आए, इनको कहा कि यार यहाँ पे इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और ये लोग आए, इन्होंने आके मज़ीद कैश कंट्रीब्यूट कर दिया। इसकी एंट्री भी क्या हो गई, एंडोमेंट फंड क्रेडिट, ये भी परमानेंट वाला है, यानी कि कंट्रीब्यूशन चलते हुए फंड में भी मिल सकता है, और वो भी इस स्टिपुलेशन कहते हैं रिस्ट्रिक्शन, इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि इसको रिजर्व एंडोमेंट फंड में डालना है और कीप करना है,
इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब फिर आपको पता है ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट हुए तो इनकम भी ज़्यादा आ गई, 25 रुपये कमा लिए इस बार, लेकिन अगली शर्त अभी भी वही है, इसमें से 60% को री इन्वेस्ट और 40 को यूज़ करें। अब देखो यूज़ करने वाली फिगर भी बढ़ रही है, री इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये एंडोमेंट फंड ग्रो करता जा रहा है। अच्छा जी, रिस्ट्रिक्शन का जुमला उसका मीनिंग बोला था, आता है तो लिखवा देता हूँ, ठीक है। मैं कंजूसी नहीं करूँगा, उस्ताद की आदत नहीं होती कि जो आता है वो बताए ना आगे, जो आता होता है उसकी कोशिश होती सारे ही बता दे, कहता है कि बच्चा ही उस्ताद बन जाए, उस्ताद की कोशिश ये होती है, ठीक है ना। अच्छा, को आपका पीयर थोड़ा ही होता है उस्ताद। क्या क्या आया जी यहाँ पे 15, अब क्या हो गया बोलो, क्या हो गया अब 177, ठीक है। तो ये एंडोमेंट फंड है, और ये एंडोमेंट फंड कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज में, कैपिटल तो होता ही नहीं है, फंड्स में आएगा। यही बताया था, सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, जनरल फंड, एंडोमेंट फंड और इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। हाँ वो अलग बात है कि 2 एंडोमेंट फंड हैं, एक इन्होंने बनाया था, किसी ने और भी आके किसी और चीज़ के लिए बना दिया, तो कोई मसला नहीं है, 2 अलग अलग कॉलम कर देना, पर आना एंडोमेंट फंड ने चेंजेस इन नेट एसेट्स में ही है, यानी कि फंड का आइटम है, लाइबिलिटी नहीं। वैसे तो फंड सारे ही लाइबिलिटी होते हैं, लेकिन इनकी अकाउंटिंग क्या है, ये फंड्स के अंदर जनरल फंड, एंडोमेंट फंड, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है ना, तो ये फंड्स में आएगा। यानी इस तरह से लेजर नहीं बनाना, बल्कि हमारी मूवमेंट जैसे हम बना रहे थे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। मैंने थोड़ा सा फ़र्क कर दिया था ना कल, मैंने आपको कहा था फंड्स जो होते हैं उनको ज़रा चेंज नेट एसेट में दिखा देता हूँ, और जो लाइबिलिटी टाइप होते हैं उनको लेजर बना देता हूँ, ताकि आपको अभी कॉन्सेप्ट बनाते हुए ज़रा पक्का हो जाए। बाकी तो फिर पर्चे में अगर वो चेंज नेट एसेट मांगेगा तो वो बना देना, वरना सबके ही लेजर बन सकते हैं, ठीक है जी। क्या सवाल जहन में आ रहा है? बिल्कुल है, लेकिन एंडोमेंट है, इसलिए यही तो फर्क है। मैंने आपको कहा था एक होता है जनरल फंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, एक होता है एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड वो लाइबिलिटी, एक होता है इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड वो होता है फंड, और एक होता है एंडोमेंट फंड। ये ना इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड वाली क्लासिफिकेशन से ही पाक है, एंडोमेंट फंड अलग ही दुनिया है, ठीक है। इसके तो अक्सर एसेट्स लाइबिलिटीज भी है, फिजिकली ना अलग सही, अकाउंटिकली, अंग्रेजी का नया लफ्ज, अकाउंटिकली अलग जरूर हो जाते हैं फंड्स के। अक्सर फंड्स के वो किताबों के अंदर एसेट्स एलोकेट कर देते हैं, लाइबिलिटीज अलग रख देते होते हैं, ठीक है ना। तो छोड़ें इस बात को, ये समझे अलग ही दुनिया है, बस सादा बात है। जो पैसे आए उन्होंने कहा ये नहीं छेड़ने, ये निशानी है एंडोमेंट फंड की कि जो असल पैसा है, वरना ये जी फंड पकड़ें बिल्डिंग बना लें, अब वही पैसा इस्तेमाल करके बिल्डिंग बना रहे हैं। ये जी फंड पकड़ें आप आंखों के मरीजों के इलाज कर लें, वही पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, आंखों के मरीजों के इलाज कर रहे हैं। ये पैसा पकड़ें, इसको नहीं छेड़ना, इसको इन्वेस्ट करें, उससे इन्वेस्टमेंट इनकम कमाएं, उसको बेशक इस्तेमाल करें, इसको नहीं छेड़ना। नाउ दिस इज एंडोमेंट फंड। तो एंडोमेंट फंड अलग दुनिया है, ये जनरल और इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड की तरह से हमारे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में आएगा, ठीक है भाई। बस फंड है ये, ठीक है, वापस नहीं होना, ये पैसे आ गए हैं, अभी वापस नहीं लेंगे यार, इतना तो नहीं, बुरी बात है। क्या कहें, ये फंड हमने दिया था वापस कर दें भाई, ये डोनेशन है, डोनेशन है, दे दिया तो दे दिया, ठीक है। हाँ, ये भी थ्योरी में पढ़ाऊंगा आपको। किसी ने ऐलान किया हम आपकी एनपीओ को इतने पैसे देंगे, आके इनकम रिकॉर्ड कर लें या नहीं, ये अब देखना पड़ेगा, रिकग्निशन क्राइटेरिया ऐसे ही जी। ये सवाल पिछली क्लास में भी आया था, मैंने कहा था यार जाने दो, ये गेन कर लेने दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर मैंने उन्हें कहा था कि देखो आप लोगों के जहनों में अक्सर ये सवाल आता है, हाइब्रिड वालों ये मोबाइल रख के जरा सुनो, आप लोगों के जहनों में अक्सर ये ख्याल आता है यार ये कहते हैं इस्लामिक फाइनेंसिंग में प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं, इसलिए जायज़ है। कभी आज तक लॉस आया तो नहीं भाईजान, लॉस भी आता है, गेन्स भी आते हैं। असल में वहाँ प्रोफेशनल्स बिठाए जाते हैं जो पोर्टफोलियो बनाते हैं इन्वेस्टमेंट का। सारे अंडाज इन एक टोकरी नहीं रखे जाते, सारे एग्स इन वन बास्केट नहीं रखे जाते कि सारे पैसे पकड़े और एक जगह इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाया जाता है ताकि रिस्क स्प्रेड हो जाए। कुछ हाई रिस्क लेकिन हाई रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट्स में की जाती है इन्वेस्टमेंट, और कुछ लो रिस्क लो रिटर्न वाली में, और कुछ इस तरह से कोई रिस्क की, कुछ, ताकि पोर्टफोलियो बने। अगर किसी पे लॉस आए दूसरी तरफ पे गेन भी आ जाए।
ठीक है ना। तो प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट पे आपको इनकम ही नजर आ रही होती है। उसकी वजह ये है, आप लोगों को हायर करेंगे, सीएफएस को हायर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, कहेंगे बस हमारी इस फंड को मैनेज करो, इन इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करो। अब वो उनका काम ही यही है। अगर उन्होंने नुकसान ही कराना है तो फिर घर भेजो, उनको फारिग करो। बाकी आ गया तो फिर देखेंगे, वैसे आता नहीं है, ठीक है। और वैसे भी ना, वैसे भी ये तो हो गया ना, मैंने कहा कि रिस्क कवर कर रहे हैं। इससे हट के भी बच्चों रिस्क फ्री रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट्स भी तो होती हैं। जैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अब आ सकता है लॉस, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पे नॉर्मली सेफ इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, ठीक है। और पोर्टफोलियो भी बना लिया जाता है ताकि लॉस ना आने पाए। ओके, कोशिश ये की जाती है। तो आप गेन ही रहने दें, मैंने यही कहा था एंड पे, गेन ही रहने दें, ठीक है। अच्छा, तो ये जी एंडोमेंट फंड की अकाउंटिंग है। कोई मसला? यानी एंडोमेंट फंड के अगर पैसे आएंगे रिस्ट्रिक्शन वाले के, जी वो लिखा होगा सवाल में, आपने खुद नहीं अज्यूम करना, लिखा होगा सवाल में कि ये पैसे जो हैं ये ओरिजिनल, इस पर रिस्ट्रिक्शन क्या है, इनको नहीं छेड़ना। हम कहेंगे अच्छा इसका मतलब ये एंडोमेंट है। कंट्रीब्यूशन है तो भी इधर, और अगर कोई इनकम है, कोई इनकम आई है, उसकी इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आई है, या कोई और इनकम भी आई है तो उन्होंने इधर कह दिया कि इधर डाल दो, वैसे इसी की इनकम ही डाली जाती है तो वो भी इधर आएगी। अच्छा, एक और भी हो सकता है, सच्ची याद आया, अहमद, हारून, याद आया। इन लोगों ने दूसरी दफ़ा जब आए थे ना, तो इन्होंने ये कहा था कि देखें सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, हम भी आपको आके कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं, हमारा फंड भी ग्रो कर रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करें। मतलब जेब से नहीं, लेकिन अपने जनरल फंड से, ठीक है। तो इन्होंने हमें इस पर भी राज़ी कर लिया कि हम भी अपने हर साल में सरप्लस से या जनरल फंड में से पैसे निकालकर हम इस एंडोमेंट फंड में डाला करेंगे। तो ये भी एक मूवमेंट हो सकती है। बहरहाल ये कैश तो आप लोगों ने दिया, ये इनकम भी कैश आया है, मतलब इन्वेस्टमेंट ने कमाई है, लेकिन हम भी अपनी विद इन नेट एसेट्स मूवमेंट कर सकते हैं। जनरल फंड डेबिट, एंडोमेंट फंड क्रेडिट, इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सही है। लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हाँ, अगर लॉस आएगा तो फिर इस तरफ आएगा, जो ग्रो हुआ था वो कम भी हो जाएगा। इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बस इसकी प्रोसीड्स, इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है जी। बेटा फिर मजबूरी है ना, उसको कहेंगे भाईजान आपने पैसा दिया था, फिर वो डूब गया है, या फिर कहीं और से ला के डालेंगे। फिलहाल तो ऐसा होगा नहीं, अभी तक तो एंडोमेंट फंड नहीं आया है, लेकिन चेंजेस इन नेट एसेट्स को एक्सपेक्ट करें कि आ सकती है। 2 दफ़ा उसने, मतलब इस स्टैंडर्ड को डालने के बाद 2 दफ़ा उसने टेस्टिंग कर ली है, अभी तक तो उसने नहीं डाला, तो इस दफ़ा क्यों ना डाले, वो 6-8 नंबर का आ सकता है। अच्छा छोड़ो यार, इसको किस तरफ चल पड़े, अपना सवाल पढ़ते हैं। अच्छा, तरतीब क्या होती है जी? कहाँ गया वो, आज फिर नहीं आया जो कल कह रहा था, ट्रायल वाले सवाल। हाँ, तरतीब क्या होती है? तरतीब 2 तरह की होती हैं। या तो आप सारा ट्रायल पहले पोस्ट करें और फिर साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि गलतियाँ कहाँ पे हैं, तो उनको ब्रैकेट में रखें। और उससे बेहतर क्या है, सवाल को 2 दफ़ा पढ़ें। 2 दफ़ा पढ़ने से पहले सवाल को करना जायज़ ही नहीं है आपके लिए, ठीक है ना, ठीक है, सबके लिए जायज़ ही नहीं। हमें तो उस्ताद कहा करते थे, हमारे अभी भी हैं, अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, कि 3 दफ़ा सवाल पढ़ो, पर्चे में फिर करो। हम कहते थे सर इतना टाइम होता है 3 दफ़ा सवाल पढ़ें, लेकिन बाद में पता चला था वो कहते थे 3 दफ़ा में सवाल प्लान होता है, आपका सवाल प्लान होता है, उल्टा टाइम सेव होता है। मैंने तो आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, उन्होंने 3 दफ़ा कहा था, मैं तो आपको 2 दफ़ा कहता हूँ, आप 2 दफ़ा पे भी नहीं राज़ी, ठीक है। हम तो 3 दफ़ा पढ़ते थे, उस्ताद की बात मानते थे, 3 दफ़ा पढ़ते थे और फिर अल्लाह उससे फ़ायदा भी देता था। तो पक्की तरतीब रखो, सवाल करने से पहले 2 दफ़ा रीड करो अच्छे तरीके से, ऐसे तेज़ी से कर लो, ये रीडिंग स्किल्स डेवलप होंगी, रीड करने से ही होंगी ना। तो 2 दफ़ा रीड किया, फिर पता लग गया क्या बनाना है, तो आपने ये बनाना है, फिर आपने ये बनाना है, सरप्राइज बना हुआ था, फिर आपने ये बनाना है, ठीक है, पता नहीं क्या कुछ आएगा, ओके। उसके बाद ये 2 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने फॉर्मेट बना लिए अंदाजे से, जितनी जगह लग रही थी छोड़नी पड़ेगी। फिक्स एसेट 2 नज़र आए, 4 लाइनें छोड़ दी, ठीक है। करंट एसेट 4 नज़र आए, 6 लाइनें छोड़ दी। एक सफ़े पे बैलेंस शीट की एसेट साइड रख दी, दूसरी साइड पे फंड लायबिलिटी रख दी। आपको क्या मसला है, उन्होंने क्या कहना, ज़्यादा सफ़े इस्तेमाल कर लिए, थोड़े कर लिए, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। फॉर्मेट बना के उसके बाद फिर सवाल पढ़ना शुरू करना है। अब करने के लिए पढ़ना है, अब तरतीब ये रखो, एडजस्टमेंट पकड़ो,
इसमें ट्रायल की जो फिगर हिट हो उसको भी ले आओ, एडजस्टमेंट को भी करो, वो फिगर टिक कर दो। सारी एडजस्टमेंट्स खत्म होने के बाद एंड पे देखो ट्रायल में जो बची खुची चीजें हैं वो फेंको मुफ्त के नंबर। और अगर आप सवाल कर रहे हो और फंस गया, कुछ नहीं हो रहा और बस अब आगे जाना है, टाइम खत्म हो रहा है इस सवाल का, तो भी क्या करो, नहीं समझ आ रही तो वही वो बची खुची चीजें उठाओ, फेंको, वो नंबर तो लो। आखिर में ये सवाल कर रहे थे, आपने देखा भाई चल पड़े हैं पेपर लेने, आपका अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जो बची खुची चीजें वो उठाओ, वो फेंको, वो नंबर तो लो, ठीक है। तो फिर 2-3 मिनट के अंदर कोशिश करो हो जाए, 4-5 मिनट में भी हो जाए। अगर हो रहा है तो फटाफट मुकाओ नू, फिर आगे कहीं जाके वो टाइम सेव भी करना है किसी सवाल में, ये आपका फैसला है, वरना एंड पे फिर कुछ ना कुछ बच जाएगा। पर 90+ पे आप सेफ होते हैं। तो एक आधा सवाल अगर चल रहा था और एंड पे रह गया लेकिन बाकी अच्छा पेपर हुआ हो तो हो जाता है काम, ठीक है ना। लेकिन ये ना हो कि टाइम गुजर पूरा हो गया, सवाल का कोई सर पैर नहीं मिल रहा और फिर भी बैठे हैं, नहीं ये करूंगा तो आगे जाऊंगा, फिर अगली बार ही बाकी पर्चा करने का मौका मिलता है, बाकी पर्चे का टाइम तो आप छोड़ते नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो अगर फंस गया सवाल, टाइम पूरा हो गया, 1-2 मिनट देखा नहीं है, टाइम पूरा हो गया, छोड़ो यार आगे चलो, इसमें जो नंबर मुझे मिलने से मिल गए, अगले में आसान नंबर पड़े होंगे, अगला भी ऐसा ही लग जाए, कोई मसला नहीं, अपनी फाइट करते जाओ, हर सवाल आधा सही हो जाए पेपर पास है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे सवाल ऐसे ही हों, कुछ सवाल 1 या 2 ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, वरना तो आसान नंबर वाले भी होते हैं, दरमियाने भी होते हैं, मुश्किल भी होते हैं, ठीक है। वापस आए यार, इसकी बात होने लगी है चुप कर जाएं, और इसकी बात होने लगी है चुप कर जाएं, और इसकी बात होने लगी है किसकी, फंड फॉर यंग टैलेंट। फंड फॉर सपोर्टिंग यंग टैलेंट हैज स्टिपुलेशंस। स्टिपुलेशंस का मतलब होता है, ये मैंने बोला था सिर्फ भाईजान अहमद भाई, हालांकि आप मेरे अब साथ के ट्रस्टी हैं, लेकिन अब आप क्या करें, आप पे ट्रस्ट ही नहीं आ रहा, आप ऐसी बातें पूछते हैं। रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ये मैंने बोला था, गलती हो गई थी मुझसे। फंड फॉर सपोर्टिंग यंग टैलेंट, SYT इसको कहेंगे, हैज रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड दैट रिक्वायर रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली। अब उसने मुंह से नहीं बोला एंडोमेंट है, लेकिन ये लाइन पढ़ के हमें पता लग गया कि SYT इज एंडोमेंट फंड। ओके डन, समझ आ रही है कैसे पता लगा करेगा सवाल पढ़ के। अब इसका मतलब इसने कहां जाना है, चलो अच्छा नहीं लगता, पहली लाइन तो हमारे पुराने दोस्त के लिए होनी चाहिए, जनरल फंड के लिए, वो भी एंड पे लिख लेंगे। अच्छा जी, अभी ये क्या है, SYT सपोर्ट यंग टैलेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्चे में सवाल के अंदर उसने SYT लिखकर बता दिया है, लेकिन मैं आपके समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं एंडोमेंट, वरना कोई जरूरत नहीं थी। एंडोमेंट फंड है जी। अब जब इसकी एडजस्टमेंट आ गई है तो पहले तो ट्रायल में से अब इसका ये अब तरीका बता रहा हूं, और कैसे क्लास में बताना है ना। ओपनिंग कहां जाएगा, उसने बोला हुआ है ओपनिंग है, वरना ट्रायल क्लोजिंग है, इसमें सारी चीजें तकरीबन क्लोजिंग होती हैं, कुछ एक ओपनिंग होती हैं जिनमें नॉर्मली फंड्स ओपनिंग होते ही हैं, तो उसने लिख भी दिया, टेंशन नहीं है, ठीक है। ओपनिंग फंड कितना, 50 हो गया जी, टिक। अब छोड़ दो फिर ट्रायल की जान, छोड़ दो ट्रायल की जान, अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ, ठीक है ना। फंड फॉर सपोर्टिंग यंग टैलेंट हैज रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड, ओके जी समझ आ गई। द अबव कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, ओए होए होए होए, एक और चीज पकड़ ली उसने, ये द अबव कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, यानी उन्होंने एंट्री कर रखी होगी ना, कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट, बहरहाल तभी तो ट्रायल के अंदर डबल एंट्री होकर चीजें आई पड़ी होती हैं ना, ठीक है। द अबव कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड यानी 494 इंक्लूड्स 15 मिलियन, इंक्लूड्स 15 मिलियन कंट्रीब्यूटेड रिलेटेड टू SYT टू बी मेंटेन्ड, वो जब भी हमारी एग्जांपल में 50 रुपए मजीद लेकर आ गए थे, ठीक है। अब ये 15 मिलियन इस 494 में पड़ा है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन सारा तो रिस्ट्रिक्शन वाला नहीं होता, लेकिन कुछ तो रिस्ट्रिक्शन वाला बन गया ना। मैंने यहाँ पे आके एक तो कंट्रीब्यूशन को लिखा, भाई ये वो कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, कितना 424 है,
94 है, 424 लगा मुझे आते आते, 494, ठीक है, सही है ना। ये उन्होंने एंट्री कर रखी है। हमने कहा भाईजान, मेहरबान, कदरदान, कल वाली अप्रोच पे अब चल रहा हूं मैं, ठीक है ना, आप वाली पे। इसमें से 15 रुपए रिस्ट्रिक्शन वाले हैं, वो भी कौन सी? अच्छा, अगर इसमें से होते जी, इसमें मिसाल के तौर पे कोई जो है वो बिल्डिंग फंड का है, तो वो भी यहां से निकालते और उस फंड में ले आते। जाहिर है वो फंड बिल्डिंग फंड एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड वो लायबिलिटी की तरह से होता है, ठीक है ना। बस ये समझाना है, आपने समझ लिया, आप टॉपिक तैयार है इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह हम काफ़ी हद तक थ्योरी पढ़ गए हैं, वो इंशाल्लाह जब थ्योरी दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा ना, ठीक है। फिलहाल तो मैं पढ़ रहा हूँ थ्योरी, मैं ही पढ़ रहा हूँ अभी तक, तो आप लोगों को तो सिर्फ करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो 14 रुपये, सॉरी 15 रुपये, वो यहाँ पे इनकम नहीं बनने चाहिए थे, तो यहाँ से निकालो। अब ये इनकम है, यहाँ से क्या कर दो, डेबिट माइनस कितना, माइनस डेबिट 15 हो गया, और क्रेडिट कर दो इसको। अच्छा, वैसे ना पिछली क्लास में मैंने ये जगह नहीं छोड़ी, सारी तरतीब से करता गया, और सरप्लस जो इधर से आया था वो एंड पे जनरल फंड में डाल दिया। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये तरीका भी तो हो सकता है कि आप पहले सरप्लस लिख दें, इससे तो आना ही होता है, सरप्लस ना आया डेफिसिट आ जाएगा जनरल फंड के लिए, उसके बाद बाकी एडजस्टमेंट्स कर दिया करें, जरा आपकी पुरानी तरतीब ठीक रहती है ना। और फिर वैसे भी अगर वो कह दे सरप्लस की परसेंटेज बांटो तो आप जरा कंफर्टेबल रहते हो, हालांकि फर्क कोई नहीं पड़ता। वो कह दे ना कल वाले सवाल की तरह, सरप्लस की परसेंटेज कहीं भेजो तो कोई बात नहीं, पहले भेज दो, एंड पे लिखा हो, कोई मसला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरप्लस आया, तरतीब मैंने आपको जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में कहा था ना, तरतीब ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों से टेंशन लेकर पर्चा नहीं खराब करना, ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। हाँ, जब प्रोफेशनली किसी एनपीओ के चेंज नेट एसेट्स बना रहे होगे तो वहां पे सीधा कर लेना, वो तो मसला भी कोई नहीं है, तो खुला टाइम होगा, 3 घंटे में थोड़ी बनानी होगी वो, ओके। स्टैंडर्ड खोल के बनाना जी। चलें आगे, अपने नोट्स भी संभाल के रखना, ये भी ओपन कर लेना उस वक्त जब किसी एनपीओ में जाके लग जाओ। अच्छा, शुरू करें जी, शुरू करें लिखना। सरप्लस के बाद अब असल वाला जी, यहां से कंट्रीब्यूशन इनकम, कंट्रीब्यूशन डोनेशन इनकम ना बनाओ, इसको यहां से निकालो डेबिट, और करो यहां पे क्रेडिट, कितना 15। ये क्या है, ये प्लस हुआ है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू एंडोमेंट, SYT कर दो, एंडोमेंट कर दो, ठीक है। सिर्फ यूं भी लिख सकते थे, एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन, SYT कंट्रीब्यूशन, बस बताना है उसको, ठीक है, कि ये 15 एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में ये ना जाने दो, इनकम ना बनाओ, वहां से निकाल लिया हमने और यहां पे डाल दिया, बारों बार इसका खाता चलेगा, ठीक है, सही है। आगे कहता है, कहानी रोकी नहीं उसने, द इन्वेस्टमेंट इनकम। अच्छा एक मिनट, ये टिक तो कर दें, उठा जो लिया है 494 को, ठीक है। उसके बाद जी अगली चीज, ये देखो स्केल इसलिए कहता हूं लेके जाना। द इन्वेस्टमेंट इनकम है कितनी वैसे? अच्छा, पता नहीं अब कितनी के बारे में वो बता रहा है। द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 1, अच्छा सारी इन्वेस्टमेंट इनकम बता दी उसने, 144 इंक्लूड्स 6 million that is externally restricted to be added to principal amount of resources of SYT to be maintained permanently। अब है लिखा तो एक्सटर्नली हुआ, पर मजबूरी यह है कि ये एंडोमेंट नेचर का, एंडोमेंट के लिए है, उसी के अंदर डालना है, तो हालांकि ये एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ठीक है ना, एंडोमेंट है तो वो फंड है, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन जो सी मर्जी है, फिर इंटरनल है एक्सटर्नल है, फिर वो फंड ही है। हाँ, वो फंड ही अगर हो, एंडोमेंट की नेचर का ना हो, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन वाला, तो वो लायबिलिटी बनता है, ठीक है ना। एंडोमेंट तो दुनिया ही अलग है, मैंने कहा ये तो पक्का फंड ही है, इसमें फिर जो मर्जी रिस्ट्रिक्शन लगती रहे, ओके सही है। तो 6 मिलियंस ये किसने पढ़ा है? ले आओ 144 को, उसे कहो आ तेरे भी जिन कड्डा, इन्वेस्टमेंट इनकम इन्होंने बना रखी है कितनी? हमने कहा भाईजान सारी इनकम इधर नहीं आनी, इसमें से कुछ तो करो डेबिट और कर दो वहां क्रेडिट, मसला क्या है। -6 और +6,
यहां पे क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट इनकम रिलेटेड टू SYT, एंडोमेंट भी कर सकते थे, कुछ भी लिख दिया करें, बस आपको समझाने के लिए मैं तो ये ज़्यादा लिख रहा हूँ जी। आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम भी लिख के 6 लिख देंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, पर्चे के लिए बता रहा हूँ इंशाल्लाह। और यार फेल होने का तरीका तो नहीं बताऊंगा ना आपको, मैंने पहले भी कई बार कहा है। 15 और 6 टिक किने करना से, ऐसे ट्रायल वाले सवाल होते हैं। कुछ कुछ समझ आ रही है, देखो ना आज टाइम पे आया तो सब समझ आ रहा है ना। और जी कुछ, देयर इज नो अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, चलो शुक्र है, इसका मतलब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और भाईजान ब्रैकेट क्लोज करेंगे और 144 माइनस 138 इनकम बन जाएगा। ओके, सो गए थे ना, थोड़ा सा तो सोए थे, है ना, ऐसे आंख लग गई थी सर अभी। अच्छा, ओ जाते जाते एक और बात भी कह गए शहरियार और राफे, जाते जाते एक और बात भी कह गए थे, याद करवाया मुझे हारून ने, याद कराने वाला बंदा तो वही है ना, आपको पता है सर, ये सर वो है, क्या कह रहा है, as part of agreement with contributors, as part of agreement with contributors of SYT, वो जो आए थे contributors, PSC हम is required to allocate 5 million from general fund to, ये भी कर डालो, इधर से निकालो डेबिट, इधर फेंको क्रेडिट। ये क्या है, ये इस पे प्लस माइनस तो कुछ नहीं, मैं प्लस माइनस लिखना ही छोड़ दें, बस बड़े हो गए, प्लस स्लैश माइनस, अब फिर एक और काम बढ़ाऊं, पर्चे में फिर ऐसे ही करने लग जाते हो, बस ठीक है, आपको पता है प्लस माइनस उधर हो रहा है ना, ठीक है जी। ये क्या है जी, ट्रांसफर, कल भी लिखा था इस तरह से, ट्रांसफर टू SYT यानी एंडोमेंट। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको एग्जांपल में समझा दी थी। भाई आप एंडोमेंट में क्यों देखेंगे, आप उसने परमानेंटली वाला तो बात बोली नहीं, तो SYT की है पाइन, ठीक सर, ओके चलें जी, माशाल्लाह ढेर सारे नंबर मिल गए, लेकिन ये जरा नीचे लिखा हुआ, इसको थोड़ा ऊपर कर लें, उधर जाके पता लगता है, लाइनें नहीं ना लगी हुई, इधर से निकालिए डेबिट और इधर फेंक दीजिए क्रेडिट, ठीक है, आमने सामने नहीं है सर, ओके अच्छा जी सही है। एडजस्टमेंट 1 इज ओवर, वैसे तो क्लोजिंग निकल आएगा, बैलेंस शीट के फेस पे चला जाएगा, लेकिन फिलहाल चलो रहने दो। एडजस्टमेंट 1 के साथ साथ माशाल्लाह से 3 फिगर्स हमने ट्रायल से भी उठा लिए, ऐसे ही अब हम चलते जाएंगे आगे चलें जी। नेक्स्ट पढ़ें, आप पढ़ें और डिसाइड कर लें, मुझे पानी वापस करें, मैं तब तक वो पी लूं। मुंह चुई टिड्ड खुई, इतना वाला पानी पी गया, निकल जाए हैं तो हम मूड थोड़ा ही है कि कल का भी आज ही पी लेंगे, जैसे रोज़ों में सुबह सहरी के वक्त अब इतना पानी पीते हैं, इतना कुछ स्टोर थोड़ा ही कर लेना यार। रफ़ी आज तुमने खो दिया बहुत मौका, अपलोड तो होगा, लेकिन देखो आज एंडोमेंट फंड पढ़ लिया हमने। हाँ जी फरमाएं। फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर, पढ़ो कितने वे, पढ़ो पहले है कितने, ये इसको नया रंग देते हैं इसको। जी बच्चों चुप कर जाओ, अहम सवाल है बहुत। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एनपीओ के 10, 12, 15 जो सफ़े हैं ना थेरी के, वो आधे से ज़्यादा पढ़ लिए हमने, आप लोग ध्यान नहीं, लिफ्ट नहीं करा रहे बातों को। ये सवाल नहीं, थेरी भी पढ़ी जा रही है साथ साथ, वो आपको तब पता लगेगा जब मैं कहूँगा ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी होगा, ये भी होगा, फिर आप मुंह उठा के देखना, ध्यान से बैठो, ध्यान से। हाँ भाई मैं पढ़ाऊँगा खुद, मुझे पता है आप लोगों ने कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी उस वक्त तो ये तो होगा ना कि बस क्विकली गो थ्रू करवाऊँगा, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा हुआ है आपने उस चीज़ को, ठीक है। फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर जो 115 नज़र आ रहा है ना जी, उसके बारे में कह रहे हैं,
हैज स्टिपुलेशन, वही रिस्ट्रिक्शन, इम्पोज एक्सटर्नली दैट इट शैल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर बिल्डिंग अ जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर इन नवाबपुर टाउन। ये तो हमारी कल वाली बिल्डिंग है, याद है, आया था ना, कंट्रीब्यूशन फॉर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल बिल्डिंग की। और फिर होमवर्क वाले सवाल में वो कंट्रीब्यूशन बर्न वार्ड के आ रहे होंगे, कोई डोनेशन फॉर बर्न वार्ड आ रहा था, ये वही है। एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है और परमानेंटली इसको कीप नहीं करना, इस फंड को यूज करके तो बिल्डिंग बना लेनी है, तो ये एंडोमेंट तो नहीं है, एक्सटर्नल है, तो फिर इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। नंबर 1 वर्किंग हमारी बनी, क्या नाम है इसका, जिम एक्सेट्रा फंड, जिम एक्सेट्रा फंड, फंड जिम एक्सेट्रा फंड, ठीक है। नाम पूरा नहीं लिखा, पता नहीं क्या लंबा सा नाम, जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर फंड, तुम लिख लो, ठीक है। जिम एक्सेट्रा, जिम्नेजियम जिम को ही कहते हैं ना, ठीक है, पता है, ओके जी। यकम जुलाई X3 पर ओपनिंग बैलेंस कितना है, 115। लेट्स सी इट्स 115। ऐसे मुंह टेढ़ा करके बोलेंगे ना अंग्रेजी, तो फिर वो अंग्रेजी होती है। 115। ओके, अच्छा आगे पढ़ो। द कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड, ओ यार इसमें क्या क्या पढ़ा है, कॉन्ट्रीब्यूशन असल में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन इकट्ठे दे दी ना, कैश डेबिट कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड क्रेडिट। अब हम सही करेंगे उसमें से जो तो अदर देन किसी रिस्ट्रिक्शन हुए वो तो इनकम टंगी देनी है मुझे, हाँ टांग तो ऐसी निकाली हुई है, और जो किसी रिस्ट्रिक्शन वाले हैं तो उनको रिलेटेड जगह पहुंचाओ। क्या कह रहा है, द कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड includes contribution of 14 million to acquire freehold land for the center। अगली बात ना पढ़ो, एक मिनट रुको। अगर फ्री होल्ड लैंड खरीद लेते तो हम एंट्री कर देते लैंड डेबिट, ठीक है। 2 एंट्रियां होती ना, पहली एंट्री होती कैश डेबिट, ये ग्रांट टाइप जिम फंड क्रेडिट, और फिर वो पैसे इस्तेमाल करके लैंड डेबिट, लैंड को चाहे CWIP में फेंक दो, उसी के ऊपर बिल्डिंग बननी है ना, कॉस्ट में आगे डेप्शन करते हुए बस ध्यान रखना होगा, या अलग रख लो लैंड को, बिल्डिंग को अलग रख लेना, ये करते हम। लेकिन लैंड नहीं खरीदा, हाउएवर नो लैंड हैज बीन एक्वायर्ड येट, तो इसका मतलब बस पहली एंट्री होगी कैश डेबिट जिम फंड क्रेडिट, अभी इस्तेमाल नहीं हुआ वो, ठीक है ना, सही है। अच्छा, वो कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट हो चुका होता है, ट्रायल में ना चीजें डबल एंट्री के बाद वहां पहुंची होती हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन रिसीव नजर आ रहा है आपके ख्याल में कैसे आया है, ये डबल एंट्री करनी पड़ेगी इसकी। बचपन से आपको उस्तादों ने एक चीज सिखाई थी कि जो ट्रायल में नजर आने वाली फिगर होती है उसका सिंगल इंपैक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, क्योंकि वो डबल एंट्री से होके आई होती है। कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट हो चुका है, अब आप कैश दोबारा डेबिट करने नहीं जाते, बल्कि ये जो कैश का क्लोजिंग पड़ा है बैलेंस शीट में, कितने पे है ये जो पड़ा है, इसमें सारे डेबिट्स क्रेडिट्स कैश के होकर ये क्लोजिंग आया हुआ है। क्लोजिंग ट्रायल के अंदर मैंने कल जुमला लिखवाया था, ज्यादातर चीजें क्लोजिंग होती हैं, और ये कैश और बैंक तो ओपनिंग हो ही नहीं सकते क्लोजिंग ट्रायल में। क्यों? सारा साल छोड़ो, यूं बोलो हर रोज इसमें सैकड़ों एंट्रीज डेबिट, सैकड़ों क्रेडिट हो रही होती हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कैसे मुमकिन है कि ये ओपनिंग हो, फिर पूरे साल का आपको डाटा दे आप डेबिट क्रेडिट करोगे? मुमकिन ही नहीं। तो कैश बैंक तो गलत तो हो सकता है, क्लोजिंग होते हुए ही, ओपनिंग नहीं हो सकता, अनएडजस्टेड क्लोजिंग, ठीक है ना, और सही है। तो वो गलती उसने ऐसी को बताई नहीं कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। कॉन्ट्रीब्यूशंस ट्रायल में पड़े हैं, तो ट्रायल में तो पेड की फिगर होती है, और इनकम है तो रिसीव्ड की फिगर होती है, तो ये रिसीव तो हो चुका है, कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट है। हम कह रहे हैं ओहो सॉरी, सारा कंट्रीब्यूशन इनकम में नहीं जान देना, कुछ वहां से डेबिट करके जगहों पे क्रेडिट कर रहे हैं, या तोड़कर सही जगह पे ले जाओ, एक ही बात है, ठीक है। तो 14 मिलियन भी पड़ा है उसमें, कटो बार और ले आओ जहां से रिलेट कर रहा है, तो माइनस कितना, ये डेबिट हो गया, ऐसे माइनस करके शो कर दें, आपकी मर्जी है, अलग अलग जगह पे पोस्ट कर दें तब भी आपकी मर्जी है, ठीक है।
लेकिन वो फिगर निकालने के लिए भी 494 से दोनों माइनस को करने ही पड़ने हैं ना, तो मैं डबल एंट्री की तरफ से सीधे सिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन डेबिट और ये हो गया फंड क्रेडिट। कितने से? ये आया है जी कंट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर लैंड। तो ये ऐसे ही रहता और लैंड फिक्स एसेट में साथ एक और भी नजर आने लग जाता, क्योंकि ये तो लायबिलिटी तब तक रहेगी जब तक ऊपर बिल्डिंग बन के डेफिसिट ना हो जाए। अभी ये बात कल पढ़ाऊंगा कि अगर सिर्फ लैंड के लिए ही फंड होता और उस पर बिल्डिंग बननी ना होती तो फिर क्या करें, सारी जिंदगी लायबिलिटी तो नहीं ना रखनी। फिर यहां पे कुछ और ट्रीटमेंट बताया उन्होंने, ठीक है, वो कर लेंगे कल इंशाल्लाह। ओके, फिलहाल जो चीज ऐसे कंफ्यूजिंग होती है ना, अभी करके सारा सीख के एंड में वो कर देना, अच्छा अगर ये हो जाए तो अच्छा ठीक है, वो एंड पे ही रखते होते हैं। फिर फिलहाल ये डेप्रिशिएबल एसेट इस पे बनना है, जिम्नेजियम, जिम बनना है, बिल्डिंग बननी है। अभी तो लैंड ही नहीं आया। अगर लैंड आ भी जाता तो लैंड इधर डेबिट होता, ये अपनी जगह, बिल्डिंग बनना शुरू भी हो जाती, ये अपनी जगह पड़ा रहता। बिल्डिंग बनती, बन के डेफिसिट होना शुरू होती तो फिर ये जितना भी इकट्ठा हुआ था ये इनकम में जाना शुरू हो जाता, जस्ट लाइक गवर्नमेंट ग्रांट। ओके, मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दो, ले लो इससे मोबाइल, रहने दो, चलो अच्छा बच्चा है ये, वैसे ही मान जाएगा। ओके जी, पॉइंट 2 इज ओवर। ओके, ओपनिंग भी उठा लिया है, ओपनिंग उठा लिया है 115 और बोलो, और एडजस्टमेंट 2 को भी फटका दिया। एडजस्टमेंट 3 पढ़ी है यार, स्पोर्ट्स क्लब में हमने सोचा, सुना है PSL के अंदर नई टीम शायद कोई 2-3 साल में ऐड करें, कहा था उन्होंने, है ना, 1-2 टीमें नई ऐड करें शायद 2-3 साल में, तो पहले वालों ने अभी रो पड़े हैं, ठीक है ना, तो हो सकता है कुछ अरसे तक 2-3 साल में नई टीम ऐड हो। हमने सोचा, मैंने, अहमद ने, हारून ने, ट्रस्टीज है ना, हमने सोचा कि वो फ्रेंचाइज के ऑक्शन में हम भी जाएंगे, वो हम भी खरीदने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर हारून ने कहा, पता है बताने वाली बातें उसी ने बतानी होती हैं, हम तो ऐसे रिलैक्स मोड में चलते हैं दोनों, ठीक है ना। तो कहने लगा, सर देखें अब अगर 3 साल 4 साल बाद हमें वो फ्रेंचाइज खरीदनी पड़ी तो वो तो मिलियंस की गेम पड़नी है वहाँ पे, कई मिलियंस की, पता नहीं बिलियंस की तरफ चली जाए, तो फिर एकदम से पैसे कहाँ से लाएंगे। तो हमने कहा बात तो बंदा तो तू बस इतना ठीक नहीं, पर बात तूने ठीक कर दी है, तो चलो ऐसा करते हैं, कुछ पैसे अलग से अभी करके रखना शुरू कर देते हैं, कुछ इकट्ठे हुए पड़े होंगे और कुछ फिर उस वक्त देख लेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, जनरल फंड से ही पैसे निकालने हैं ना, सरप्लस भी जनरल फंड में ही आता है ना, तो जनरल फंड से पैसे, देखो हमारे पास जनरल फंड ना अंत पड़ा है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, मिलियन, नीचे क्या है, 1000 मिलियंस पड़े हैं, यानी 1 बिलियन फंड में पड़ा है। सरप्लस ना भी आए, यहां से कहीं ट्रांसफर करना हो कर सकते हैं, यानी कि एक आधा पीरियड अगर सरप्लस ना भी आए तो क्यूमुलेटेड फंड्स ही इतने पड़े हैं, पैसे कट, ये क्या है, 1000 मिलियन यानी 1 बिलियन, ठीक है, फंड पड़ा है। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है यार, इतना फंड पड़ा है, कुछ ना फंड इधर से निकाल के एक फ्रेंचाइज के लिए फंड बना लेते हैं। पता लग गया हमें, एक फंड ऊपर भी आ रहा था, वो फ्रेंचाइज फंड है, और वो कौन सी है, रिस्ट्रिक्शन, हमारा आपस का मशवरा इंटरनली। तो ये कहां आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन लायबिलिटीज में, अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में, ठीक है, पढ़ लो अब। लास्ट ईयर trustees of PSC imposed restriction to create a fund for acquiring a franchise in a popular league and approved rupees 3 million to be transferred this year as well। अच्छा, तो ये क्या है, ये देखो फ्रेंचाइज फंड यकम जनवरी X3 पर, तो ये पिछले साल ही तो हमने डिसाइड किया था, ऐसे ही है ना, पिछले साल डिसाइड किया था, ये 3 पिछले साल का पड़ा हुआ है और इस साल भी 3 और डाल दिया है। ये कौन सा फंड है, फ्रेंचाइज फंड, फ्रेंच फ्राइज नहीं, फ्रेंचाइज फंड। आपके समझने के लिए सिर्फ मैं लिख रहा हूं यहां पे इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड। अच्छा जी, पिछली क्लास में मैं फिर आज भूल गया, अभी आपको बताता चलूं, टोटल का कॉलम भी रिक्वायर्ड है अनलेस के वो मना ना कर दे, ठीक है ना, जैसे वहां पे था। तो ये जरा बात अब मुझे, अब बल्कि ये लेक्चर तो अपलोड होना है, मैं उन्हें कह दूंगा कि उसमें
अगर हो सके तो देख। बारिश हो गई है ना, आधी क्लास ही नहीं है, अपलोड तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो टोटल कॉलम बनेगा, कल भी बनना था, कल रिक्वायरमेंट मैंने ऐड की थी ना, कल भी बनना था और आज भी बनेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट, ओहो नेक्स्ट क्या, फंड, फ्रेंचाइज फंड जी, फ्रेंचाइज फंड के बारे में क्या अहकामात हैं आपके, बताइएगा क्या कहते हैं जी। ओपनिंग नजर आ रहा है, ओपनिंग लिखा, और कुछ ट्रांसफर हुआ जनरल फंड से फ्रेंचाइज फंड में, ठीक हो गया। चले जी, काम हो गया जी अपना तो, लेकिन इसके आगे लिख दें ट्रांसफर टू फ्रेंचाइज फंड, फ्रेंच फ्राइज। चले जी, डन जी। अच्छा जी, अब एक बात समझिए, सवाल आगे बाद में पढ़ते हैं। मैंने पिछली क्लास में फिर एंट्रीज की, तब समझ आई बच्चों को, तो फिर आपकी क्लास में स्टार्ट नहीं कर देता हूँ एंट्री। आपको फंडिंग रिसीव हुई, रिसीव्ड फंडिंग, तो आपने एंट्री पास कर दी कैश डेबिट और डेफर्ड, डेफर्ड ग्रांट तो नहीं होती, चलो लाइबिलिटी लिख देता हूँ ज़रा ऐसी हैं, डेफर्ड लाइबिलिटी क्रेडिट, लेट्स से 10 रुपये। अब ये डेफर्ड ग्रांट टाइप, डेफर्ड इनकम कर दी आपने, इसको इनकम नहीं बनाया क्योंकि अभी आपने डिसाइड करना है, ठीक है। अगर तो ये फंडिंग, अगर तो ये फंडिंग किसी पास्ट एक्सपेंस ऑलरेडी इनकर्ड, मैं बिल्कुल ग्रांट जैसी बात कर रहा हूँ, किसी पास्ट एक्सपेंस ऑलरेडी इनकर्ड के लिए या किसी करंट ईयर के एक्सपेंस की मद में मिली है, तो फिर चुप करके इसको फॉरेन इनकम बना दो। यानी मुझे डेफर्ड लाइबिलिटी भी नहीं लिखने की ज़रूरत थी, ये एंट्री तो डायरेक्ट भी हो सकती थी, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट, कंट्रीब्यूशन कह लें इसको, मैं डेफर्ड कंट्रीब्यूशन लिख लेता हूँ ज़रा, फंडिंग कंट्रीब्यूशन ही होती है ना, ठीक है, ओके। लाइबिलिटी डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, तो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन यानी लाइबिलिटी को डेबिट करके और कंट्रीब्यूशन इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाएं फौरन, देर न लगाएं। यानी कि ये एंट्री तो मैंने वैसे ही किया फजूल में बीच में, समझ आई है, बोलो। अच्छा, अगर ये किस लिए जी, पास्ट और करंट ऑलरेडी इनकर्ड वाले में, ठीक है ना, ओके, ज़बानी ज़बानी समझें। अगर ये फंडिंग मुझे रिसीव हुई है फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए या वैसे अलग ना कर दें, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं करते, इसको यूं कर लेते हैं। अच्छा है बच्चे, दूसरे वाले भी तस्वीर बना लेंगे कल। कंट्रीब्यूशन जिसको हम फंडिंग कह रहे हैं, गवर्नमेंट से भी आ सकती है, इंडिविजुअल से भी आ सकती है, ट्रीटमेंट तो हम सेम ही रख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने कहा अगर ये कंट्रीब्यूशन या फंडिंग हमें मिली है फॉर पास्ट और प्रेजेंट करंट कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना, इनकर्ड, तो क्या करेंगे, एंट्री करेंगे कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन इनकम, डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। लेट्स से 10 रुपये,
ओके डन। अच्छा, और अगर हमें ये कंट्रीब्यूशन जो फंड जो रिसीव हुआ है, ठीक है, ये फंडिंग रिसीव हुई है फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड और फॉर डेप्रीशिएबल एसेट्स। नॉन डेप्रिशिएबल का क्या होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा, फिलहाल छोड़ें, ठीक है ना। तो क्या करें, जिस दिन रिसीव करें उस दिन ये एंट्री करें, जिस दिन रिसीव करें उस दिन क्या एंट्री कर लें। मुझे पता है कि कैश ऊपर रह गया, मुझे पता है उसका सार शर ऊपर रह गया, कोई नहीं, कैश, ठीक है जी। तो जिस दिन आए उस दिन ये एंट्री करें, लायबिलिटी क्रेडिट, और फिर क्या करें, लायबिलिटी को डेबिट करते जाएं और इनकम को क्रेडिट करते जाएं। और बेसिस आपके लिए क्या होंगी, अगर एक्सपेंस रिलेटेड है तो जब एक्सपेंस इनकर होता जाए तो आपकी भी ये इनकम बनती जाए, ठीक है। ऑन द सेम बेसिस as related expense is incurred or related asset is depreciated। आमिर भाई अभी इशारा करने वाले हैं, आमिर भाई भी इशारा करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद कल मैं आपको बताऊंगा नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स वो अलग से, ठीक है ना। अब ये पढ़ा हुआ है आपने, कोई नई चीज़ नहीं। अगर आपको कंट्रीब्यूशन फंडिंग रिसीव हुई है किसी पास्ट कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड की मद में, तो आप क्या करोगे, इनकम बना लोगे, पास्ट या करंट कॉस्ट इनकर्ड। और अगर आपको फ्यूचर एक्सपेंस टू बी इनकर्ड या फ्यूचर में एसेट को आपने खरीदा वो फ्यूचर में यूज़ करना है, उसकी मद में कोई फंडिंग आई है, तो जब रिसीव हो तब लायबिलिटी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाते जाओ, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे ही है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ना मैं आपको, वैसे तो इसी को ही काट कूट के कर देते, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक कॉपी की जाए। अच्छा जी, अब कंट्रीब्यूशन में हमें पैसे नहीं मिले, बल्कि कंट्रीब्यूशन की बजाय किसी ने हमें पैसे देने की बजाय रान दे दी। मैंने जान के कहा जी, हमारे किसी लोन को रीपे कर दिया, ठीक है। क्या किया उन्होंने, कंट्रीब्यूशन नहीं, पैसे नहीं दिए, बल्कि उन्होंने रीपेमेंट ऑफ लोन कर दी, लोन रीपेमेंट। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक तो ये है कि हमें पैसे मिले और दूसरा ये है हमने को पैसे देने थे, वो पैसे कोई हमारे भी आप पे पे कर दे, बात तो एक ही नहीं है। मतलब हमारा पैसा जो जाना था वो गया नहीं, तो मतलब नया आने वाले पैसे जैसा ही हुआ ना, ठीक है, सही है। अच्छा, अब अगर किसी ने हमारे बिहाफ पर लोन रीपे कर दिया है, तो जो लोन रीपे उसने किया है वो हमें क्या हो गया, फ़ायदा, वो हमें क्या हो गया, फ़ायदा। लेकिन वो फ़ायदा भी सारे का सारा इकट्ठा इनकम में नहीं डालना, उस फ़ायदे के लिए भी बाकी मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा, बस सिर्फ यूँ बोलूँगा, अगर तो वो लोन लिया था आपने किसी पास्ट कॉस्ट इनकर करने के लिए, वो हो गई है, या इस पीरियड में आपने कॉस्ट इनकर की है, अगर तो वो लोन इस मद में था, तो फिर ये जितना भी लोन रीपे हुआ है, ये आपका जो फ़ायदा हुआ है, इस सारे को आज ही क्या कर लो, इनकम बना लो। हाँ, एंट्री थोड़ी बदल जाएगी, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी लोन डेबिट, लोन रीपे कर दिया, ऐसे ही है ना, लोन फ्रॉम बैंक, मिसाल के तौर पे बैंक से लोन लिया था, डेबिट, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट। और अगर ये लोन आपने लिया था फ्यूचर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए
या ये लोन आपने लिया था किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को खरीदने के लिए। भाई लोन लेकर भी एसेट खरीद सकते हैं ना। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जिस दिन रीपेमेंट होगी उस दिन लोन तो खत्म हो जाएगा। बोलो, लोन फ्रॉम बैंक डेबिट होकर खत्म हो जाएगा। लेकिन आज ये 10 इनकम नहीं बनाओगे, आज ये क्या बना लोगे, लायबिलिटी बनाओगे। अब अगर तो लोन फ्यूचर कॉस्ट के लिए था तो जैसे जैसे वो कॉस्ट इनकर हो रही हैं, लोन तो अब खत्म हो गया, अब ये एक लायबिलिटी अलग से है जिसने इनकम बनना है, ठीक है ना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाते जाओगे। और अगर फिक्स एसेट से रिलेट करता था वो लोन, तो लोन तो खत्म हो गया, किसी ने पे कर दिया, तो वो आपके लिए तो फायदा ही हो गया ना, आपके लिए तो वो फंडिंग ही है। किसी ने आपकी जगह लोन पे कर दिया, तो वो फायदा इकट्ठा इनकम ना बनाओ, बल्कि उसको लायबिलिटी बना के एसेट से रिलेटेड है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इनकम में ले जाते रहो। और अगर आपने ऐसा लोन लिया था जिससे आपने कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा था और वो किसी ने रीपे कर दिया, तो वो कल बताऊंगा, ठीक है। असल में कहानी क्या कुछ इस तरह से होती है ना, आपने एक लोन लिया, कैश डेबिट, लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट, ठीक है जी, 10 रुपये। उसके बाद आपने ये कैश यूज करके लेट्स से एसेट खरीद लिया, एसेट डेबिट, लोन फ्रॉम कैश जो आया पड़ा है, कैश क्रेडिट, डन हो गया, ठीक है। अब आपने ये लोन पे नहीं किया, कोई बंदा आया और उसने कहा ये पकड़ो कैश। हमने कहा अच्छा क्या करें इसको, उसने कहा वो लोन पे कर देना। हमने कहा अच्छा, यानी आप हमें फ़ायदा दे रहे हो, आप हमें फ़ायदा दे रहे हो। तो हमने क्या कहा जी, कॉन्ट्रीब्यूशन, डेफर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टाइप चीज़ ही है ये, क्रेडिट यानी लायबिलिटी बना ली। और फटाफट इस कैश को यूज़ किया, ये सारी बातें छोड़ देनी, अभी एंड पे कंक्लूजन है। और ये कैश को हमने यूज़ किया और क्या कर दिया, लोन फ्रॉम बैंक को पे कर दिया, लोन फ्रॉम बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से, 10। अब इधर देखो, ये कैश आया था, ये कैश इस्तेमाल हो गया, ठीक है। ये कैश आया और ये भी इस्तेमाल हो गया। कैसे, ये कैश इस्तेमाल हुआ है इस लोन को रीपे करने के लिए। तो रह क्या गया, एसेट डेबिट, डेफर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन क्रेडिट। ये एसेट डेप्रिशिएट करते जाओ, इसको इनकम बनाते जाओ। ये पूरी कहानी ऐसे है। तो मैंने सिर्फ ये बात कर दी कि आपको जो कैश आया है, नहीं कैश नहीं आया, किसी ने आपका लोन पे किया, तो ऐसे समझो कि ये आपका लोन डेबिट हुआ और लोन डेबिट होकर आपकी लायबिलिटी क्रेडिट हो गई। ये मतलब इनकम आपने डेफर कर दी। और फिर जैसे जैसे एसेट चलता जाए, ये मैंने एक एसेट खरीद लिया था, मतलब ये सारी एंट्रीज हैं। लोन लिया बैंक से, एसेट खरीदा, लोन लिया बैंक से, एसेट खरीदा। एक बंदे के पास चले गए, हमने कहा यार एसेट खरीदा था, वो एक वेंटिलेटर खरीदा था बच्चों के लिए, वहाँ पे वार्ड के अंदर था नहीं, तो लोन बैंक से लेकर हमने 10 वेंटिलेटर खरीद लिए थे। अब वो लोन हमारे सर पे खड़ा है। उसने कहा कोई बात नहीं, 10 रुपये था, हाँ जी ये पकड़ो। हमने कहा चलो, मिल गई इमदाद, मिल गई इमदाद। तो फिर कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। इमदाद क्यों इसी वक्त हमने इनकम नहीं बनाई, क्योंकि ये एसेट से रिलेटेड इमदाद थी, ठीक है ना। तो फिर हमने जाके उस लोन को रीपे कर दिया। अब हमारे ऊपर क्या रह गया, ये लायबिलिटी। ये लायबिलिटी क्या है, 10 साल वेंटिलेटर ने चलना है, उन 10 साल में डेफिसिट करना है, इसको 10 साल में इनकम में डाल देना। और अगर ये लोन लिया था एक्सपेंसेस के लिए, जो एक्सपेंस इनकर हो गए, तो फिर बाकी सब वैसे ही, ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में है, तो ये भी सारा इनकम में। और अगर फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस की तरह से आपके पास इकट्ठे होंगे और वो तरतीब वही चलती रहती है। लेकिन ये सारी बातें छोड़ो, ये ऐसे ही था, ये मैं नोट नहीं करवाना चाह रहा आपसे। अगर किसी पिक्चर लेनी है तो 30 सेकंड नहीं है, 3 सेकंड है, पिक्चर ले ले। 3, 2, 1, हो गया 0, जल्दी करो। मैं तो इसे ये कह रहा था कि आप इसको ऐसे ही देखें बस। कैश आया एसेट खरीदने के लिए या एक्सपेंस के लिए, तो कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट कर देते हैं अगर एक्सपेंस के रिलेटेड था, और अगर एसेट रिलेटेड है तो या फ्यूचर एक्सपेंस, तो फिर कैश डेबिट डेफर्ड, और फिर इसको बढ़ाते रहते हैं। और अगर यही बात लोन के बारे में आ जाए, तो फिर कैश को डेबिट करने के बजाय डायरेक्ट क्या लिख दो, लोन डेबिट होके पे हो गया। और ये क्योंकि ये लोन था फॉर पास्ट कॉस्ट इनकर्ड या फॉर करंट कॉस्ट, तो फिर इस लोन को डेबिट करके पैसे तो पे नहीं किए, मुफ्त में पेमेंट हो गई, तो ये इनकम बना लो।
और अगर लोन पे हुआ है और वो लोन रिलेट करता था किसी डेप्रिशिएबल एसेट से या किसी फ्यूचर एक्सपेंस से, तो फिर जिस दिन पे हुआ है उस दिन लोन को डेबिट करके खत्म करो और ये लायबिलिटी बना लो। बेसिकली इनकम नहीं बनाई हमने एकदम से, आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको इनकम बना रहे हैं। ठीक है, ये दो तस्वीर हैं, इनको अलग अलग खींच लीजिए क्योंकि इकट्ठे खींचने में शायद नज़र ना आए। अगर आ रही हैं तो ये भी एक ऑप्शन है। देखो मैंने और कुछ भी नहीं बदला, ये भी ऐसे लिखा हुआ है, ऑन द सेम बेसिस एज रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकर्ड रिलेटेड एसेट्स है, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ कैश आया नहीं, मैंने कहा मेरे पास कैश नहीं आया, किसी ने मेरा लोन पे कर दिया, तो लोन डेबिट खत्म, कहानी। सर एसेट की लाइफ 10 साल की। जी ठीक है सर, 2 साल के बाद सर किसी ने हमें डोनेशन दिया और हमने लोन भी पे किया, तो फिर हम 8 से वो करेंगे। एसेट जब खत्म हो तो ये भी खत्म होना चाहिए, आगे आपकी सोच है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, 8 साल में अब एसेट 8 साल में खत्म होना है, तो ये भी 8 साल में खत्म होना है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये वही सिखाया हुआ वैसे पहले। जी पार्ट 2 कर लें शुरू भाईजान, कर लें आप कर लें।